नमस्कार। आपका हम स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम पर, यह सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो यहाँ पे आपका बिहार दरोगा का जो 17 दिसंबर का प्रीलिम्स होना है, उसी का आज हम लोग सेट प्रैक्टिस 18 देखेंगे। अब यह सेट प्रैक्टिस जो है आपका प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है। तो ये आपको माना जाता है कांस्य युगीन संस्कृति से माना जाता है। अब कांस्य युगीन नृत्य जो है मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। अब हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी है। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता भी इसका नाम है। अब हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स मैसान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो यहाँ कह रहा है वैदिक कालीन। तो वैदिक कालीन आपका हो जाएगा यहाँ तांबा धातु का जो है प्रयोग किया था। किस धातु का? तांबा धातु का। अब आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब के क्षेत्र में बसे थे। एक आता है कि आर्य जो हैं वह कहाँ बसे थे, तो याद रखिएगा कि वह पंजाब के क्षेत्र में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम चारों आश्रम के विषय में जानकारी कहाँ मिलती है। तो सर्वप्रथम चारों आश्रम के विषय में जानकारी जो है हम लोग को मिलती है जबाला उपनिषद में मिलती है। और जबाला उपनिषद जो है यह सामवेद का है और इसी में देता है छंदो उपनिषद, ये भी सामवेद का उपवेद है। और मुंडक उपनिषद जो यहाँ दिया है इससे जो है सत्यमेव जयते उल्लेख है। क्या है? सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। तो ये आपको हो जाएगा शकों ने किया था। क्षत्रप प्रणाली जो है शक वंश के शासकों ने किया था। और हिंद यूनानी शैली में भारत में सर्वप्रथम सोना सिक्का जारी किया था। हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम सोना जो है सिक्का जारी किया था। और कुषाण वंश का संस्थापक जो आपको हो जाएगा, यहाँ दिया है कुषाण, तो कुषाण वंश का संस्थापक जो आपका हो जाएगा कुजुल कटफिसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुजुल कटफिसेस जो हो जाएगा कुषाण वंश का संस्थापक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन कर रहा है कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। तो यह किया था किताबुल हिंद की रचना जो है यह अलबरूनी के द्वारा किया गया था। और इसी में आपको पूछेगा कि अलबरूनी कब तक भारत में निवास किया था। तो ये आप याद रखिएगा कि 1017 से लेकर आपको 1027 ईस्वी तक यह जो है भारत में रहा था। नेक्स्ट है कि सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा किया गया था। तो ये आपको किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपको हम बता देते हैं। इसमें तो हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जो अस्थाई शक्तिशाली सेना का नींव रखा था। अलाउद्दीन खिलजी जो था प्रथम सुल्तान था। कौन था? प्रथम सुल्तान था जो अस्थाई शक्तिशाली सेना रखा था। और ये अलाउद्दीन खिलजी जो था नगद वेतन देना भी सेना को प्रारंभ कर दिया था। इसलिए नगद देने वाला प्रथम सुल्तान पूछेगा तो अलाउद्दीन खिलजी होगा। अब घोड़ा दागने इसी में देगा आपको, घोड़ा दागने क्या देगा? घोड़ा दागने और हुलिया लिखने की व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम सुल्तान भी अलाउद्दीन खिलजी था। सिकंदर ए सनी की उपाधि से स्वयं अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने को विभूषित किया था। और मूल नियंत्रण प्रणाली भी आप याद रखिएगा कि ये भी आप अलाउद्दीन खिलजी को ही जाना जाता है। और सर्वप्रथम अस्थाई और शक्तिशाली सेना का जो गठन किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तूतिया हिंद कहा जाता। तो ये आपको कहा जाता है अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो जो है की रचना जो बताते हैं रेहला इब्न बतूता फतुहात सुल्तानी जो है इसामी के द्वारा किया गया था।
और अमीर खुसरो जो था अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। किसका कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी भी कवि था। अगला एक रूप चित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था? तो रूप चित्र का जो शुरुआत है यह अकबर के समय में शुरू हुआ था। अकबर जो है चित्रनशाला विभाग का भी स्थापना किया था। अकबर जो था यह चित्रशाला विभाग की भी स्थापना जो है अकबर के द्वारा किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्न से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का वास्तविक रूप में नेतृत्व किया था? तो ये आपको किया गया था सदाशिव राव भाऊ के द्वारा किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव कराना हो वहां मैं चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका हो जाएगा MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया था? तो ये कांग्रेस के अधिवेशन में पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में। और बेलगांव अधिवेशन 1924 में राष्ट्रभाषा के रूप में उसी में स्वीकार किया गया था। और इसी में अध्यक्षता जो है बेलगांव में महात्मा गांधी किए थे। कौन किए थे? MK गांधी किए थे। इसी की अध्यक्षता, किसका? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वतमाला को सह्याद्री के भी नाम से भी जाना जाता है। तो किस पर्वतमाला का पूछ रहा है? तो किस पर्वतमाला में इसमें हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु याद रखिएगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु जो है आपका नीलगिरी पहाड़ी है। क्या है? नीलगिरी पहाड़ी है। ये भी आप याद रखिएगा। और सह्याद्री का सबसे ऊंचा चोटी जो है, सह्याद्री का सबसे ऊंचा चोटी पूछेगा तो याद रखिएगा कालसूबाई। क्या हो जाएगा? कालसूबाई जो है सह्याद्री का सबसे ऊंचा चोटी है। और दक्षिणी सह्याद्री जो है का सर्वोच्च शिखर पूछेगा। इसमें पूछेगा कि दक्षिणी सह्याद्री, तो दक्षिणी सह्याद्री का पूछेगा तो याद रखिएगा कि कुद्रेमुख। क्या हो जाएगा? कुद्रेमुख जो हो जाएगा आपका दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी है। और महाबलेश्वर जो है उत्तरी सह्याद्री का दूसरी प्रमुख चोटी है। कौन? महाबलेश्वर। और कृष्णा, सावित्री, गायत्री, कोयना, ये जब नदियां जो है महाबलेश्वर की पहाड़ी से ही निकलती है। कौन कौन? कृष्णा, सावित्री, गायत्री और कोयना नदी जो है यह महाबलेश्वर की पहाड़ी से ही निकलती है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वोच्च एपिहेलियन के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? तो सूर्य की दूरी आपका हो जाएगा 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। और यह 4 जुलाई का होता है। सबसे अधिक सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी जो है सबसे अधिक जो है आपको 4 जुलाई को होता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और सबसे नज़दीक जो दूरी होता है वो होता है 14.7 करोड़ होता है। अब ये आपको 3 जनवरी का होता है। किसमें होता है? 3 जनवरी का होता है। सबसे क्या बोलते हैं? निकट होता है। सबसे अधिक तो हो गया 15.2, लेकिन सबसे कम कहेगा तो हो जाएगा आपको 14.7। अभी आपको होता है 3 जनवरी को। क्या होता है? 3 जनवरी को होता है। अब इसे हम लोग उपसौर कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। अब 21 मार्च और 23 सितंबर को इसी में देता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि जो है पृथ्वी पर सभी जगह बराबर होती है। तो कब, किस दिन? 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगला है कि एस्किमो लोग द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़े की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवास को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग इग्लू कहते हैं। प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये का हो जाएगा प्राकृतिक में पूछ रहा है तो आपका सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तमिलनाडु के तटीय भाग में जाड़ों की वर्षा की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? तो ये आपका होता है उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा है, जो तमिलनाडु में जाड़ों के समय में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। अगला है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है ये आपको जावा द्वीप पर स्थित है। और इंडोनेशिया की राजधानी जो है
अब जाकर्ता ना होकर 2024 से आपका हो जाएगा नुसंतारा। कहाँ हो जाएगा? नुसंतारा जो है आपका नई राजधानी हो जाएगी। न्यू गिनी और बोर्नियो जो द्वीप जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, आप वो भी याद रखिएगा। अगला है कि कथन का विचार कीजिए और इस पर जो है बोल रहा है कथन, सही कथन को चुनिए। तो इसमें कह रहा है कि भारत के सबसे लंबी समुद्री तट रेखा जो है गुजरात राज्य बनाती है, जिसकी कुल लंबाई जो है आपका 1300 क्या बोलते हैं 12 किलोमीटर है। तो ये आपका गुजरात तो बनाती है, लेकिन इसमें जो दूरी जो दिया है, लंबाई जो दिया है, ये 1312 नहीं है बल्कि 1214 किलोमीटर है। तो ये ऑप्शन होगा आपका गलती। दूसरा में कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा समुद्र सीमा रेखा जो है गोवा बनाती है, ठीक है, ये सही है। और तीसरा में कह रहा है कि भारत का राजस्थान जो है राज्य समुद्री सीमा बनाने वाले तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा नहीं है बल्कि तीसरा में वो दूसरा है, तीसरा राजस्थान नहीं है। तीसरा जो आपका हो जाएगा तमिलनाडु है, यह राजस्थान नहीं है, यहाँ तमिलनाडु हो जाएगा। और भारत कुल स्थलीय समुद्री सीमा जो 6100 किलोमीटर, ये भी आप सही है। तो यानी कि 2 और 4 जो है सही है। ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। 19 नंबर में है कि विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में विख्यात 49वीं समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो ये आपको करती है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। कौन? 49वीं समानांतर रेखाएं। कुछ रेखा जो इंपॉर्टेंट है हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें आपको देगा, इसका तो आंसर हो जाएगा बी। इसी में आपको देता है 38वीं समानांतर रेखा। तो 38वीं समानांतर जो होता है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया होता है। यहाँ हो जाएगा आपको 38वीं समानांतर रेखा जो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया। एक देता है डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा जो होता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होता है। हिडनबर्ग रेखा जो होता है वो देता है जर्मनी और पोलैंड के बीच है। हिडनबर्ग जो हो जाएगा आपको जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित होता है। एक देता है मेनर हिंद रेखा, वो देता है रूस और फिनलैंड के बीच है। मेनर हिंद जो आपका होता है वो होता है रूस और फिनलैंड के बीच है। उसी में एक देता है मैग्नीनॉट रेखा, ये होता है जर्मनी और फ्रांस के बीच। तो ये इंपॉर्टेंट सीमा रेखा था, ये आप लोग याद रख लीजिएगा सब। अगला है कि कौन सी जलधारा यूरोप को गर्म कंबल के रूप के उपनाम से जानी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। भारत में सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर किस स्थान पर मिलता है? तो ये आपको मिलता है मकराना से। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि पेंसिल बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है? तो ये किया जाता है सीडार का। अब वैसे ग्रेफाइट का भी पेंसिल बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट ना होकर सीडार होगा। अगला है कि किस दिन से संबंधित सभा का अंतरिम संसद के रूप में अप्रभावी हुआ था? तो किस दिन पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी से। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन कि संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास कब भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है राष्ट्रपति की संस्तुति मिलने से पूर्व जो है आपको ये राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाता है। अगला है कि राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा कितने दिन के भीतर जो संसद की स्वीकृति आवश्यक हो जाता है? तो ये आपको हो जाता है 1 माह के भीतर। अब ये 6 माह तक प्रवर्तन पर रहता है, यानी कि बढ़ाया जा सकता है। यथार्थ मंत्री परिषद तब तक पद पर बना रहेगा कि जब तक उस पर निम्न में से कोई विश्वास मत प्राप्त न हो जाए। तो लोकसभा का जब तक विश्वास मत प्राप्त रहेगा तो वह मंत्री परिषद में बरकरार रहेगा। अब जैसे विश्वास मत खत्म हो गया तो लोकसभा से मंत्री परिषद से हट जाएगा। अगला है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद शपथ ग्रहण करवाता है? यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है उसका शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो वो शपथ ग्रहण नहीं करता बल्कि वह एक सदस्य के, यानी कि सांसद का जब क्या बोलते हैं शपथ होता है, वो उसी समय जो है ले लेता है। तो यहाँ हो जाएगा शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले उसका स्थान कब से रिक्त हो जाता है? तो उसका स्थान जो है ये आपको हो जाएगा कि अन्य सदन के लिए निर्वाचित होने वाले दिन से जो है उसका स्थान जो है रिक्त माना जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में पूछ रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय में सिर्फ अंग्रेजी भाषा होता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 338 के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 48 के अंतर्गत है जी, 38 बोल रहे हैं, 48 के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 345 में दिया राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 345 एक याद रखिएगा, वो आपको देता है राजभाषा से संबंधित है। और 350 क में आता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का सचिवालय किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो लोकसभा का सचिवालय जो है लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। और ये सचिवालय का उल्लेख जो है, संसद के सचिवालय का उल्लेख जो है आपका अनुच्छेद 98 में दिया गया है। और लोकसभा के वर्तमान महासचिव जो हैं उत्पल कुमार सिंह है। और राज्यसभा का वर्तमान आपका सचिव जो हो जाएंगे ये पीसी मोदी हो जाएंगे। और लोकसभा का गठन जो है अनुच्छेद 81 में है। आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें मैथ का क्वेश्चन दिया है, तो मैथ बना लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन पर बनाने में दिक्कत होता है, तो आंसर आपको बता देते हैं हम। इसमें हो जाएगा लॉस 7.6%। अगर अगला है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है आपका घट जाता है। और दाब एक अदिश राशि है। दाब क्या है आप याद रखिएगा कि यह अदिश राशि है। और द्रव के अंदर जैसे जैसे द्रव की गहराई बढ़ती है, द्रव का दाब जो है बढ़ता रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसी में क्वेश्चन देता है कि जय जवान जय किसान का दिया था लाल बहादुर शास्त्री। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान दिए थे आपको नरेंद्र मोदी। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दोष इसमें है? चित्र दिया है, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा दोष है। तो इसमें याद अब क्या, निकट दृष्टि दोष है। नेक्स्ट है कि दूध से क्रीम को अलग करने के लिए कर देते हैं तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा? तो दूध का घनत्व जो है आपका बढ़ जाता है। अगला देखिए, इसमें मैथ का क्वेश्चन दिया है, तो इसका हम आंसर बताते हैं। ऐसे बना लीजिएगा आप लोग। 36 का हो जाएगा आपको 5% लाभ हो जाएगा। 37 का है सामान्य पुरुष का रक्तदाब कितना होता है? तो यह होता है 120/80 जो है सामान्य पुरुष का रक्तदाब होता है। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो यह हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। अगला है कि ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है? तो ग्लाइकोजन का संचय जो आपका होता है यकृत और पेशियों में होता है ग्लाइकोजन का संचय। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है? तो इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीजन फल पकाने वाली गैस होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। जिब्रेलिन जो होता है आपका पादप हार्मोन है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। अब अगला चेक करने की जरूरत नहीं है। यूकैरियोटिक जीवों के जोड़ों के पहचान कीजिए। तो यूकैरियोटिक जीव पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा अमीबा जो है, पैरासीमियम जो होता है, यूकैरियोटिक जीव होते हैं अमीबा और पैरामीशियम। एड्स के विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो ये करता है रक्त के टी कोशिकाओं को यह प्रभावित करता है। एड्स जो होता है आपको वायरस के द्वारा होता है। अगला है 43 नंबर के पौधे में श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन जो सत्य है? तो इसमें हो जाएगा कि श्वसन जो है दिन और रात दोनों समय में होता है। पौधे का श्वसन जो है दिन और रात दोनों में होता है। अगला है 44 नंबर कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा सर्वप्रथम समर्थन किया था? तो रोलिंग योजना का समर्थन जो है आपको किया था गुनार्ड मीडल के द्वारा किया था। और गुनार्ड मीडल ने अगेंस्ट द स्टीम और एशियन ड्रामा पुस्तक के भी लेखक हैं। और रोलिंग योजना जो है 1978 में ही आया था। कब आया था? 1978 में यह आया था। अगला है कि भारत में योजना अवधि कुल कितनी बार योजना अवकाश आया था? कुल कितनी बार भारत में योजना अवधि में कुल कितनी बार योजना अवकाश आया था? ये क्वेश्चन कर रहा था। ये आप याद रखिएगा कि यह 2 बार आया था, 66 से 69 के बीच। अगला है कि निगम कर देय होता है। तो निगम कर जो होता है वो कंपनी के लाभ पर होता है। किस पे होता है? कंपनी के लाभ पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर सही। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष पद को क्या कहते हैं? तो भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष पद होता है उसको हम लोग एडमिरल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडमिरल। और वहीं थल सेना कह देगा तो थल सेना का याद रखिएगा कि होता है जनरल। क्या होता है?
थल सेना का आपका हो जाएगा जनरल, और वहीं वायुसेना का हैगा तो वायुसेना का होता है एयर चीफ मार्शल। वायुसेना का हो जाएगा आपको एयर चीफ मार्शल। और जल सेना का पूर्वी कमांड भी याद रखिएगा कि उसका है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो जब वस्तु का मात्रा हम लोग बदलेंगे तो उसका घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। और स्थान परिवर्तन जब होता है तो द्रव्यमान जो है उसका परिवर्तन नहीं होता है, भार उसका परिवर्तन हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान जो उसका परिवर्तन नहीं होगा। तो 48 का याद रखिएगा कि हो जाएगा आपका डी। और घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है, तो घनत्व का पूछेगा तो किलोग्राम मीटर प्रति क्यू होता है घनत्व का मात्रा। और इसी में दे देगा कि घनत्व कितने डिग्री पर अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होगा, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जल का आयतन जो होता है वह निम्नतम होता है। अगला है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा मरकरी जो है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो इसी में देखो बहुत एक क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन डाल देता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन सा होता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ याद रखिएगा कि जस्ता, उसके बाद होता है बिसमथ, उसके बाद आपको हो जाएगा तांबा। तांबा क्या होता है एस है ना, तांबा सी होता है कॉपर। और उसके बाद होता है चांदी एजी, और होता है एक सोना। सोना और हीरा नमक और जल ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। और अनुचुंबकीय पूछेगा तो एल्युमिनियम प्लेटिनियम क्रोमियम सोडियम और ऑक्सीजन जो होता है यह अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, तो ये आपका कोशित जो है प्यूपा जो है अपने जीवन चक्र में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। और रेशम के कीड़े रेशम पालन जो का अध्ययन होता है वो सेरीकल्चर में किया जाता है। जल के अणु के लिए कोशिका भित्ति का आकर्षण बल कहलाता है, तो वह कहलाता है संसंजन बल कहलाता है। ठोस में संसंजन बल का मान सबसे अधिक होता है और गैसों में संसंजन बल का मान जो है नगण्य होता है। अगला है कि 3 से 4 वर्ष के बच्चों को जब कोई बच्चा है वह उसका उम्र जो है 3 से 4 साल का बीच है तो उसमें कौन सा दांत जो है नहीं होता है, तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये आपका चौवर्णक दांत जो है यानी कि मोलर जो है उस बच्चे में नहीं होता है। जीवाणु जो दलहनी पौधे की जड़ों में निवास करते हैं उसे हम लोग राइजोबियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, राइजोबियम बोला जाता है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि ए को बी के घोल में डालने पर उसका रंग बदल जाता है, जब सी को बी के घोल में डालते हैं तो उसका रंग नहीं बदलता है। ए बी तथा सी अभिक्रियाशीलता के बारे में निष्कर्ष निकालिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। सबसे अधिक क्रियाशीलता ए हो जाएगा, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का होगा, क्योंकि ए को बी के घोल के डालने पर रंग बदल देता है तो बी से तो ए अधिक हो गया। और फिर यहाँ कह रहा है कि सी को बी के घोल डालने पर उसका रंग नहीं बदलता है, यानी कि सी नहीं ना बदल रहा है या बी तो खुद बदल रहा है, यानी कि सबसे अधिक हो जाएगा ए, उसके बाद बी और उसके बाद सी। अगला है कि पर्णहरित में पाया जाता है, तो पर्णहरित में पाया जाता है आपका हरित लवक के ग्रेना भाग में जो है आपका पर्णहरित पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसी में कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, तो मधुमक्खी दिवस आप याद रखिएगा कि 20 मई को मनाया जाता है। अब पहली बार 2018 ईस्वी में जो है मधुमक्खी दिवस मनाया गया था। किस दिन, तो 20 मई 2018 को। यहाँ दिया है 18 मई, तो 18 मई को आपको हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। और 21 मई यहाँ दिया है, तो 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को। और 21 मई को भारत में क्या मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस जो है 21 मई को मनाया जाता है। और अब तो इसमें हो ही गया। नेक्स्ट है देखिए इसमें मैथ का दिया है, तो मैथ बहुत आसान है, बना लीजिएगा। इसका ऑप्शन हम बता देते हैं, 35 हो जाएगा। उस्ताद अमजद अली खां का संबंध किस यंत्र से, यानी क्या वो बजाते थे, तो ये आपको बजाते थे सरोद। क्या बजाते थे, सरोद। 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं इसमें, आप लोग थोड़ा सा नोट्स कर लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। ये कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा कि 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए, 9 वर्ष के लिए आपको चुने जाते हैं। अब प्रत्येक 3 वर्ष के बाद
5 न्यायाधीश जो है अवकाश ग्रहण ले लेंगे, यानी कि जब 3 वर्ष हो जाएगा तो 5 न्यायालय जो है 5 न्यायाधीश जो हैं अवकाश ग्रहण करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो सरकारी भाषा है वो आपको हो जाता है फ्रेंच और अंग्रेजी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अप्रैल 1946 ईस्वी को कार्य करना प्रारंभ किया था। और इसी में पूछेगा कि न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो 26 जून 1945 ईस्वी को जो है इसका स्थापना हुआ था। और अभी वर्तमान में पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायमूर्ति कौन है, तो याद रखिएगा कि दलबीर भंडारी। कौन है? दलबीर भंडारी हैं, वह राजस्थान के हैं। ये देखिए 60 में दिया है मैथ, तो मैथ बना लीजिएगा, ठीक ना। कोई ज़्यादा डीपली मैथ नहीं दिया, तो इसका आंसर हम बता देते हैं, हो जाएगा आपका 25%। कह रहा है हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों का सर्वाधिक तट की लंबाई किसका है, तो यह आपका हो जाएगा भारत। तो विश्व में सबसे लंबी तट रेखा पूछेगा तो ये तो हिंद महासागर ना है, विश्व में पूछेगा तो याद रखिएगा कि है कनाडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्न कितने राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका हो जाएगा 3 राज्यों में अवस्थित है। पिछले वाले सेट में भी हम इसका बताए थे, तो कौन कौन सा राज्य है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। अगला है कि चेंचू जनजाति किस प्रदेश का निवासी है, तो चेंचू जनजाति आपका है आंध्र प्रदेश की निवासी है। राजस्थान का एक होता है गरसिया और सहरिया जो है आपका राजस्थान का है। गरसिया और सहरिया राजस्थान का है। झारखंड का एक देता है आपको सरहुल आपका, चाहे ये देता है ये क्या है, सोहरिया भी आपका झारखंड का है। अब मध्य प्रदेश का आपका एक देता है भील, मध्य प्रदेश का है। और इसी में देगा गोंड भी आपका मध्य प्रदेश का है। अगला है कि कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है, तो आपका ब्यास नदी जो है पाकिस्तान में नहीं बहती है। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ है, कुल्लू घाटी के रोहतांग दर्रे के दक्षिण किनारे से निकलता है। कौन? ब्यास नदी। और चिनाब और सिंधु नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। और झेलम नदी के मुहान पर बुलर झील अवस्थित है। झेलम नदी के बुहाने पर आपका बुलर झील स्थित है। और कोसी नदी जो है आपका गोसाई थान से निकलती है। जल संधि का अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। कह रहा है कि कौन सी जल संधि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। और स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर जो है ये आपको भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। अब बेरिंग जल संधि जो है ये आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, वहीं सुसीमा और अलास्का को अलग करता है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है एक मध्य पूर्व, सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए कह रहा है। तो मध्य पूर्व आपका हो जाएगा पश्चिम एशिया में स्थित है। और आसू जो है आपका एशिया में स्थित है। और स्वर्णिम त्रिकोण कहा जाता है आपको किसको, ये आपको कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशिया को। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है अफ्रीका को कहा जाता है। तो देख लीजिए यहाँ डी का 2 होगा, तो डी का 2 सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। कुछ ऐसा क्वेश्चन भी होता है ना जो सिर्फ एक ऑप्शन से ही धरा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग गलती ना करें। अगला है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में नहीं है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, सांभार भी आपको राजस्थान में है, सारिस्का भी राजस्थान में है। राजा जी कह रहा है, तो राजा जी राजस्थान में नहीं है, बल्कि राजा जी आपको हमको लग रहा है कि ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? राजा जी उत्तराखंड में है। एक देता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में है। भासीन पुरस्कार दिया जाता है, तो ये आपको दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में भासीन पुरस्कार दिया जाता है। और यह 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथ का है, तो ये भी जो है आपको कल का सेट में मिला था, इसका आंसर होता है 600। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिनाक क्या है, तो पिनाक एक हमको लग रहा है कि बहु बैरल रॉकेट प्रणाली होता है पिनाक। हाँ, पिनाक जो है बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो की स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को जो है आपको इसरो की स्थापना हुआ था। और अंतरिक्ष आयोग पूछेगा तो ये अब होगा 1972 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है, तो ये आपको बास्केटबॉल में जो है फ्री थ्रो दिया जाता है। अब बास्केटबॉल कब स्टार्ट किया गया था, तो 1891 ईस्वी से यूएसए में स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था,
तो जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब जो आपका होगा मीर जाफर हो जाएगा। अब बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्मनाशा नदी के तट पर हुआ था। 73 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किसे महलवाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है? तो महलवाड़ी व्यवस्था का जनक जो आपको कहा जाता है होल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। कब किया था ये? तो 1819 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन का रहा है कि यूरिया में उपस्थित होता है, तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी। और यूरिया में क्या बोला जाता है, यूरिया को कार्बाइड भी कहा जाता है, कार्बामाइड भी यूरिया को हम लोग बोलते हैं। अब यूरिया में नाइट्रोजन की उपस्थिति जो है एमाइड के रूप में होती है। अगला है कि बल गुणनफल होता है, तो बल होता है यानी कि F बराबर होता है A में, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। अब 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर होता है आपका 10⁵ डाइन। क्या होता है? 10⁵ डाइन होता है। अब बल कौन सी राशि है? तो बल जो है आपका सदिश राशि है। नेक्स्ट का रहा है कि केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन प्रबंधन प्रशिक्षण संस्था कहाँ है? तो ये आपको हैदराबाद में है। और ये संरक्षण जो है मगरमच्छ का 1975 ईस्वी में परियोजना बनाई गई थी। अब मगरमच्छ दिवस, विश्व में मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि 17 जून को आपको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि भारत के लोक हितकारी भाग की अवधारणा संविधान के किस भाग में स्थित है? तो यह आपका चतुर्थ भाग में स्थित है। अब ये उस 1937 ईस्वी में आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। कब लिया गया था? 1937 ईस्वी में आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों को संविधान का मूल आत्मा कौन कहा था? तो ये कहा था आपको ग्रेवियन ऑस्टिन। कौन कहा था? ग्रेवियन ऑस्टिन जो है आपको निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार को जो है संविधान का मूल आत्मा कहा। वहीं जो है भीमराव अंबेडकर जो है विशेषता बताया था, किसको? निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों को। और संविधान का यहाँ द्वितीय भाग जो होता है आपका नागरिकता से होता है, और तृतीय भाग जो है आपका मौलिक अधिकार से होता है, और भाग 4 के क जो यहाँ दिया है ये आपका मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। नेक्स्ट में आपका है कि किस नदी के मुहाने में एलियाबेट द्वीप स्थित है? तो किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपका मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से यह निकलती है। अब इसकी लंबाई जो होता है आपको 1312 किलोमीटर स्थित है। नर्मदा की सहायक नदी याद रखिए तावा, बरनार, बैरार, दूधी, हिरन, बरनार, कानर और चोरल जो आपको है नर्मदा की सहायक नदी है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप को इसका है तो माजुली द्वीप है, वह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका हो जाएगा अनाईमुड्डी, और दक्षिण भारत का एवरेस्ट के रूप में भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि 2000, यहाँ से देखिए करंट का स्टार्ट हो गया, और करंट जो लगभग हर सेट में 20 क्वेश्चन का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये आपका हो जाएगा 74.04% जो है भारत की साक्षरता है। साक्षरता के बारे में हम इसके पिछले सेट में बताए हुए हैं, पूरा टोटल जो साक्षरता दर है पूरा बता दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं, तो वह जाके आप सेट देख लीजिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है आपका 2007-08 में शुरू किया गया था। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपका केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है आपका जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। और 1 जुलाई 2017 से ये प्रभावी में आया था। समझ गए? अब जीएसटी दिवस भी आपको 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। और जीएसटी जो कर है वह अप्रत्यक्ष कर है। ये पिछले बार दरोगा में दिया था, 2020 में जो हुआ था कोरोना के समय, उसमें पूछा था कि जीएसटी जो है कैसी कर है? तो याद रखिएगा कि अप्रत्यक्ष कर है। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय किस राज्य में लिथियम के भंडार उपस्थित पाए गए हैं? तो ये आपको पाए गए हैं मध्य प्रदेश में। जुलाई 2023 में भारत के किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरुआत किया गया?
तो ये आपको किया गया है बांग्लादेश के साथ। ऐसे तो रुपए का द्विपक्षीय व्यापार जो है 3-4 देश के साथ है, लेकिन यहाँ जुलाई 2023 पूछा है तो याद रखिएगा कि बांग्लादेश होगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो ये आपको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम की मेजबानी करेगी। किस संस्था भारत का लैंड स्लाइड एटलस जारी किया है? कौन सी संस्था जारी किया है? तो ये आपको इसरो के द्वारा जारी किया गया। इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अगला है कि जादूनामा जावेद अख्तर एक सफर नामक पुस्तक कौन लिखा था? तो ये आपको लिखा था अरविंद मंडलोई के द्वारा लिखा गया था। अगला है कि भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेट क्रॉस टैक्सी सर्विस की शुरुआत करेगी? तो ये आपको करेगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अगला है कि जुलाई 2023 में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये आपको किया गया है हम्पी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीसी ने कैडेट्स के खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये आपको किया है SBI के साथ किया है। नेक्स्ट है कि अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम विस्तार हेतु कितनी राशि मंजूरी दी है? तो ये आपको दिया है 14,903 करोड़ रुपए की मंजूरी की है। किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप एवं UPI से पेमेंट सुविधा शुरुआत की? तो ये आपको किया है टाटा AIA के द्वारा। अमेरिकी कांग्रेस ने संयुक्त सत्र में 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो ये आपको बन गए हैं नरेंद्र मोदी। अगला है कि एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आपको बने हैं भवानी देवी। किस देश ने सऊदी ईरान संबंधित सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की है? तो ये आपको किया है चीन के द्वारा। अगला है कि कोडवा हॉकी महोत्सव का मेजबानी किस राज्य में किया गया है? तो ये आपको किया गया है कर्नाटक में। इसका ट्रिक भी याद रखिए, क से कोडवा हो जाएगा, क से कर्नाटक हो जाएगा। अगला है कि 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले कार्यक्रम हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कितने देशों को चुना गया? तो ये आपको चुना गया है 5 देशों को अस्थायी परिषद के रूप में चुना गया है, अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में। जून 2023 में कौन सा एशियाई देश एकीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो ये आपको शामिल हुआ है भारत। नेक्स्ट है कि इसे भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? तो ये आपको किया है शिलोंग में। किस केंद्रीय मंत्रालय ने गोवर्धन के लिए एक एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया? तो ये आपको लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो ये रहा आप लोग का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का सेट प्रैक्टिस संख्या 18। तो कितना नंबर आए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं और ना ही आप लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं कि कैसा सेट लग रहा है, इसमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये आप सारे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।